नमस्कार। आज का दिन कुछ खास है। संडे तो है ही, लेकिन संडे के साथ साथ आज वैलेंटाइन डे भी है। तो प्यार मोहब्बत वाला दिन सबको मुबारक हो। सबसे पहले तो हम ये मुबारकबाद देते हैं अपने देखने वालों को और अपने साथी पैनलिस्ट को, और उसके साथ साथ ये कामना करते हैं कि सबके जीवन में प्रेम बना रहे, समाज में प्रेम बना रहे, आपसी सद्भाव प्यार व्यवहार बना रहे। इस शुभकामना के साथ हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, जिसका विषय है सिनेमा में प्रेम के बदलते स्वरूप और बदलते प्रतिमान। मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ हैं आशीष तिवारी जी और अविनाश त्रिपाठी जी। मेरे साथ आशीष तिवारी जी जो हैं वो राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, उसके उसके प्रमुख हैं। और अविनाश जी जो हैं वो एक स्वतंत्र फिल्मकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं और गीतकार हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं आशीष जी से। आशीष जी, आप हमें बताइए कि सिनेमा में प्रेम का जो चित्रण है, उसके बारे में, आजकल जो चित्रण हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से उसको देखते हैं आप? सर, मैं ये देखता हूँ कि जैसे शुरुआत हुई सिनेमा की हमारे देश में, तो पहले यथार्थवाद था या सामाजिकता उसमें ज्यादा उसका पुट दिखाई देता था। अब जो सिनेमा बन रहा है या ओटीटी पे जिस तरीके का हम कंटेंट देख रहे हैं, उसमें भोगवाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो एक नैतिकता का पतन है, संस्कृति जो हमारी जो सांस्कृतिक हमारे धरोहर थी, वो घटते जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें मतलब जो हमारे देश के फिल्म मेकर्स हैं, हमारे देश के एक्टर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान तो नहीं कह सकता हूँ, उसमें वो पूरी तरीके से उसका हिस्सा है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि ऐसे जो रोल मॉडल्स हैं, जिनको हम सो कॉल्ड हीरो हीरोइंस या बड़े स्टार समझते हैं, वो इस तरीके का प्रेम दिखाएं जिसमें भोगवाद ज्यादा हो, वासना से पूरा ओत-प्रोत हो, तो आम आदमी के अंदर भी उस तरीके से, क्योंकि उनको हीरो समझते हैं, उसको अपना आइडल समझते हैं, तो उस तरफ से वो जो झुकाव है, जो अपनी संस्कृति से हटकर जो पाश्चात्य सभ्यता है, उस तरफ ज्यादा झुकते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा जो पहले हम सोचते थे कि समाज का आईना है, वो अब समाज का आईना शायद न रहकर पाश्चात्य सभ्यता या जो एक तरीके से अपनी जो सभ्यता है उसको घुसाने की, भारत देश में या हमारी संस्कृति में उसको एमलगमेट करने की जो प्रक्रिया है, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं आशीष जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ और उसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज जो दिखने में आ रहा है, वो दिखने में ये आ रहा है कि जो इश्क था, जिसको हम मोहब्बत प्रेम कहते हैं, वो रूहानी हुआ करता था, वो प्लेटोनिक लव हुआ करता था, जिसमें हम शरीर की सत्ता तक बहुत देर बाद पहुंचते थे। जब मोहब्बत की शुरुआत होती थी, तो उससे लेकर और शरीर तक पहुंचने का एक लंबा सफर होता था। अब ये जस्ट रिवर्स हो गया है। अब ये स्थिति हो गई है कि हम शरीर तक पहले पहुंच जाते हैं, प्रेम बाद में हो या ना हो, वो एक बात की स्थिति हो जाती है। इनफैक्ट जिस तरीके से आपने इस चर्चा की शुरुआत की, किस तरीके से सिनेमा में प्रेम को दर्शाया जा रहा है, आप पिछले अगर 10 साल की फिल्में देखें और जिसको मोस्ट रोमांटिक फिल्म ऑफ द डिकेड कहा जाता है, ए दिल है मुश्किल, उसमें भी जो जो मोहब्बत की शुरुआत हुई है, वो पहले एक शारीरिक संबंध के द्वारा हुई है और दो लगभग अजनबी व्यक्ति के बीच में हुई है, और वो एक दूसरे को जानते नहीं, कहीं पार्टी में मुलाकात होती है और फिर वो एक दूसरे के साथ क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम एक मैं कहूंगा कि विचार सिनेमा आजकल के युवाओं में डाल रहा है कि आप इस तरीके से भी प्यार कर सकते हैं, या प्यार का शायद ये एक तरीका हो सकता है, उसने बहुत सारे युवाओं को दिग्भ्रमित भी कर दिया है। और वो जो प्यार का जो एक बहुत संवेदनशील हिस्सा था, जिसमें हम किसी को देखते थे और देखने के बाद हमारे मन में कहीं एक हल्की सी धड़कन होती थी, तो जो कोमल एहसास थे, वो कहीं ना कहीं इतना दब गए हैं कि जो देह की सत्ता है वो बहुत ज्यादा हावी हो गई है। तो ये फिजिकलिटी को इतना ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, और इस नाम पे प्रमोट कर रहे हैं कि साहब भारत का समाज बड़ा दबा कुचला समाज था, जिसमें हम ये सारी चीजें अंदर अंदर करते थे, हम कहीं उस पर चर्चा नहीं कर पाते थे। तो अब हमें चर्चा करने का मौका मिल रहा है ओटीटी की वजह से, तो हम उसको चर्चा करना चाह रहे हैं। इस नाम पर हम वो सारी चीजें दिखा रहे हैं जो कहीं हमारे मूल अस्तित्व के साथ मैच नहीं करती हैं।
तो मुझे लगता है जैसे शुरुआत में अच्छी बात बताई कि हमने सिनेमा की जब शुरुआत की थी, आप 70s की सिनेमा की बात करें, 60s की सिनेमा की बात करें, अब बॉबी एक फिल्म आई थी जिसने किशोर अवस्था के प्यार को बेहद संवेदनशीलता के साथ, उसकी कोमलता के साथ प्रस्तुत किया था। आज ऐसी किसी हम सिनेमा की चर्चा नहीं कर सकते जिसमें कोई दो किशोर व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और बिना किसी एक फिजिकल रिलेशनशिप के उसको एक अंजाम तक ले जाते हैं। आज के सिनेमा में इसकी गुंजाइश नहीं है। बीइंग अ स्क्रिप्ट राइटर, मैं खुद कई बार अपनी कहानियां लेकर कई प्रोड्यूसर के पास जाता हूं और जब भी मैं उसको एक रूहानी टच देता हूं, क्योंकि मैं लखनऊ का हूं, एक ऐसे शहर का हूं जहां पे अदब है, जहां तमीज है, जहां इल्म है, जहां रिश्तों में एक रूहानियत की बात आज भी होती है, तो लोग कहते हैं ये तो सब आप 30 साल 40 साल पुरानी स्टोरी की बात कर रहे हैं, आज ऐसा कौन सोचता है, आज रूहानी मोहब्बत कौन सोचता है। जबकि मेरा मानना है कि मोहब्बत आज से 1000 साल पहले भी थी, उसमें वही संवेदनशीलता थी, आज भी है और 1000 साल बाद भी रहेगी। सिर्फ ये है कि उसको हमने एक ऐसा मुलम्मा चढ़ा दिया है जिससे लोगों की नजरों में एक खास किस्म का ही प्यार दिखाई दे रहा है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। और सिनेमा, मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत सारे फिल्म मेकर हैं, उनको भी एक नई तरह का दोबारा उस रूट में, मैं कहूंगा, अपनी जड़ों में लौटना चाहिए, जिससे हम हिंदुस्तान वाले पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि हम भौतिकवाद को प्रमोट नहीं करते, हम रूहानी बात करते हैं, हम इश्किया बात करते हैं, हम सूफी बात करते हैं, हम मोहब्बत के शारीरिक पक्ष पर सीधे नहीं आते। वो एक सफर है जिसको हम सबसे आखिर में तय करते हैं, वो एक मंजिल है, वो एक लंबा रास्ता तय करने के बाद हमारी मंजिल हो सकती है, वो हमारी शुरुआत नहीं हो सकती। वो ये मुझे लगता है कि सिनेमा को सोचना चाहिए। जी। लेकिन हम इससे ये क्यों ना माने कि ये शायद एक बदलते हुए जमाने की जो सोच है, युवाओं को कह लीजिए तो उनकी जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं सिनेमा दर्शा रहा है। क्योंकि आपने जो बात कही कि हमारा सिनेमा जो है उसमें जिस तरह का चित्रण होता था, तो हम जो है रूहानियत पर बहुत जोर देते थे। मुझे आप जब बात कर रहे थे तो मुझे हिमांशु रॉय और देविका रानी के किसिंग सीन की याद आ रही थी, जो कि बहुत शुरुआती जब सिनेमा था हिंदुस्तान में, जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त वो प्रणय दृश्य फिल्माए गए थे जिन्होंने काफी हंगामा मचा दिया था। और हिंदी सिनेमा में मतलब दबे छुपे ढंग से ही सही और प्रतीकों के सहारे ही सही, वो जिसको हम इरोटिसिज्म कहते हैं, उसका चित्रण तो होता रहा है। और गाने, कम से कम गानों में तो वो बहुत मतलब साफ साफ दिखता है, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, या आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। वो जिस तरह के गाने लिखे गए, जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती थी, उनके जरिए कहीं ना कहीं उस दौर के जो नौजवान थे उनकी भावनाओं को दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो आज जब आपने बॉबी का जिक्र किया, बॉबी भी एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपने समय की जो सामाजिक कहना चाहिए सोच थी, उससे उसने एक तरह से बगावत की थी, क्योंकि वो लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, उससे पहले भागने वाला कोई मतलब उस तरह का मिलता नहीं है एक किसी पॉपुलर फिल्म में। या जैसे आप, या थोड़ा और पीछे रह जाता हूं मैं, आपको गाइड फिल्म जो थी, गाइड एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक विवाहित स्त्री के प्रेम प्रसंग की बात उठाई गई थी, जो शायद अपने आप में उस समय के हिसाब से एक बहुत ही कहना चाहिए कि बड़ा अनूठा विषय था और बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम था, और लीक से हटकर उसको देवानंद ने पकड़ा था। उसी तरह से अगर आप देखें और पीछे चलते हैं तो महबूब खान ने जब अंदाज बनाई थी दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस को लेकर के, तो त्रिकोणीय प्रेम कहानी जो थी वो एक अपने समय से कहना चाहिए कि एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ था। तो ये जो नए ट्रेंड डेवलप करने की फिल्म इंडस्ट्री में एक रही है कहानी देने की परंपरा, और जो कहानीकार उस लीग से हटकर फिल्में बनाते रहे हैं, तो क्या हम ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लव स्टोरी से लव स्टोरी तक हम आ गए, तो क्या ये उसको हम इस तरह से न देखें कि जो जमाना बदल रहा है और जो आज का नौजवान है जिसके सामने बहुत सारी कहना चाहिए कि तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी सोच के दायरे को विस्तार देने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, उसकी कल्पनाशीलता को पंख लगाने के लिए इंटरनेट का एक बहुत बड़ा संसार है, उसके सामने पॉर्न फिल्मों का बाजार है, उसके सामने एक सेंसुअलिटी का एक पूरा मार्केट खुला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं आज की तारीख में, उस समाज में सोशल कमिटमेंट, प्यार में जिस प्रतिबद्धता की हम बात करते हैं, उस कमिटमेंट के लिए शायद कहना चाहिए कि जगह नहीं है, या वो कमिटमेंट हमारी प्राथमिकताओं में नहीं। जब हम प्रेम करते हैं, खासतौर से अपने संबंधों की जब मैं बात करता हूं, तो उसमें जब बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये चीज आपको आपको नहीं लगती? आशीष जी, आप क्या कहेंगे? मैं आता हूं अविनाश जी, आपसे पूछूंगा।
आवाज आपकी धीमी आ रही है, 1 मिनट में फिर से कनेक्ट करूं क्या है अपने आप को? बीच में किसी ने कॉल कर अच्छा, दिया था, उसकी वजह से तो ठीक है, आवाज। आप करिए, तब तक मैं अविनाश जी से जवाब लेता हूँ। जी अविनाश, आप जी बताएं। जी 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 सॉरी। जी जी। जी जी आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत पुरानी फिल्मों के आपने रेफरेंस उठाए। तो बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हुए बात कहना चाहता हूँ। आपने हिमांशु राय और देविका रानी और उनके बहुत मशहूर किस की बात की। किस पहले से होता रहा है और वो ह्यूमन इमोशन को एक्सप्रेस करने का सबसे खूबसूरत माध्यम है, मैं ये कहूंगा। प्रेम को दर्शाने का अगर हम शारीरिक दैहिक स्तर पर एक कोमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो वो किस है। आजकल के सिनेमा में किस और पहले जमाने के किस में बहुत फर्क है। तो वो जो जिस तरीके से आप उसको पिक्चराइज करते हैं, उस वो किस में वो लस्ट दिखाई देता है, उसमें वासना दिखाई देती है, उसमें इश्क दिखाई देता है, उसमें एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति का प्यार और उसका एक तरह का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, यही सिनेमा का कला है कि उसको आप दर्शाते कैसे हैं। दूसरे आपने बात कहा कि बहुत तरीके से समाज बदल रहा है और बदलते हुए समाज को अगर हम सिनेमा में दिखा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। मैं कह रहा हूं कई बार इसका रिवर्स हो जाता है। समाज को बदलने की एक बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान का सिनेमा कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का सिनेमा इतना प्रभावी है। सिनेमा जनरल अपने आप में इतना प्रभावी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ये क्राफ्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट टूल है, क्योंकि दुनिया के जितने भी आर्ट हैं वो सिनेमा में समाहित हैं। चाहे आप पोइट्री की बात करें, म्यूजिक की बात करें, कहानी की बात करें, वो इतना महत्वपूर्ण टूल है कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे सबसे ज्यादा वो असर करता है। हम कोई फिल्म दिखाते हैं और उसमें एक नई परंपरा हम प्रतिपादित कर देते हैं और वो युवा मन में बहुत गहरी बैठ जाती है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी सोशल प्रतिबद्धताएं चेंज हो रही हैं, अब हम ब्रेकअप को सेलिब्रेट करते हैं, ये सिनेमा ने हमें बताया। आप बहुत मशहूर गाना है कि ब्रेकअप हो गया जो। तो अब ये स्थिति आज से 15 साल पहले नहीं थी। हम जब ब्रेकअप होता था हमारी जिंदगी में, तो हम या तो गीत सुनते थे, ऐसे दुख भरे गीत सुनते थे, या हम एक ऐसे कोकून में चले जाते थे, हम डिप्रेशन में चले जाते थे, हम गजल देवदास तो लिखते थे, ब्रेकअप हम सीन, अलग अलग ब्रेकअप तरीके से। ब्रेकअप का एपिटोम है। जी जी। तो आप ब्रेकअप के बाद किस तरीके से जिंदगी में बिखरते हैं और बिखरने के बाद अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं, ये हमारा मूल ह्यूमन साइकोलॉजी हुआ करती थी। लेकिन अब दूसरा सिनेमा ने आपको क्या बताया कि नहीं नहीं, ब्रेकअप से आपको बिखरने की भी आवश्यकता नहीं है, उभरने की भी आवश्यकता नहीं है। ब्रेकअप अपने आप में एक सेलिब्रेशन पॉइंट हो सकता है, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बहुत सारे युवाओं ने उसको लेकर कहीं अपनी जिंदगी में उसको स्टैब्लिश करना शुरू किया। तो सिनेमा कई बार ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में प्रतिपादित कर देता है, जहां से आपकी साइकोलॉजी, आपका जो सोच है, आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी विचार प्रक्रिया है, ये स्टैब्लिश होती है और आप उसको फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि बहुत बड़े आइडल्स हैं हिंदुस्तान में। सिनेमा सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग पे जबरदस्त असर करता है, और जो हमारे स्टार करते हैं उसको हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बार होता है कि हम जो देखते हैं उसको हम करते हैं, और वही सिनेमा आपको बदलता है, और वो बड़ा स्लो तरीके से होता है। हमें पता नहीं चलता कि सिनेमा की वजह से हमारी जिंदगी की सोच में, हमारी आदतों में, हमारे काम में ये फर्क आया है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके अंदर इम्बाइब कर जाता है। और इम्बाइब कर जाता है तो आपके मस्तिष्क में वो चीज चलती रहती है और अल्टीमेटली उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिनेमा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो क्या चीजें पेश कर रहा है, और खासतौर से जो पॉपुलर सिनेमा है जिसको मास देख रहा है, वो क्या बना रहा है और जिससे विचार लोगों के किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। आशीष जी इस बारे में बोलना चाहेंगे, फिर मैं दोबारा जोड़ूंगा आशीष, जी। मैं आप बिल्कुल सही, आप की राय लूंगा, और उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय बैनर से जुड़े हुए हैं। तो और राष्ट्रीय ने कम से कम हिंदी सिनेमा में, मतलब हम लोग उस सिनेमा को देखकर बड़े हुए हैं, और हमने जो देखा है वो एक साफ सुथरा, बहुत ही साफ सुथरा, मतलब रोमांस या प्रेम की जिस भावना की जिस बात अविनाश जी कर रहे थे, वो उसका चित्रण शुरू से हमने देखा है। और चित्तौर जैसी फिल्में, जिनका की बाद में रीमेक बनाया, रश्मि ने ही रीमेक बनाया और उसको नए जमाने के हिसाब से ढाला। तो वो जो सिनेमा था, क्या आज उसका मतलब पुनर्निर्माण संभव है? जैसे सदमा जैसी फिल्में या एक दूजे जैसी फिल्में, जहाँ की जो प्रेम दुखांत प्रेम है, वो संभव है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सर बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप देख रहे कि राष्ट्रीय जैसे प्रोडक्शन हाउस हैं, बिरले ही प्रोडक्शन हाउस हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, जो समाज के हिसाब से और समाज को कुछ अच्छी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जब से 1962 से शुरू हुआ है राष्ट्रीय प्रोडक्शन, तब से ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं जो समाज के अनुरूप हो, जिसमें लोगों को कुछ एक मैसेज भी मिले। सिनेमेटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ ऐसी चीजें ठोकने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं जिसमें बाजार वाद आ गई हो।
आज भी आप देखिए, अगर हम देखें हाल ही में राशि प्रोडक्शन की फिल्म आई थी, सलमान खान जिसमें हीरो थे, और उसमें एक फैमिली की कहानी थी। लोग आज भी बोलते हैं कि क्या राशि प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, या प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्में आज के समाज में लॉजिकल है, या वो उनका संदर्भ रह जाता है क्या? लेकिन लोग देख रहे हैं। अगर वो नहीं देख रहे होते तो ऐसा लगता है कि वो उस तरह के प्रोडक्ट की या उस तरह के सिनेमा की लोगों की अब इच्छा खत्म हो गई है। लेकिन लोग उसको बढ़ चढ़ करके देखते हैं। और आगे भी सूरज जी, जैसे मैं उनसे बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि अभी भी वैसी ही फिल्में बनाना चाहेंगे, उनका जो कोर है वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। आगे जो फिल्म बना रहे हैं वो भी आपने ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो अपने परिवार के साथ आप देख सकते हैं। क्या आप आज अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जो ये सो कॉल्ड बड़े बड़े नेटफ्लिक्स और अमेजन पे बड़े बड़े शोज आ रहे हैं, वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन आप देखें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज के अनुकूल भी बनाई जा सकती हैं, जो परिवार को, भारतीय संस्कृति को, हमारे आपसी बॉन्डिंग को, ह्यूमन एक जो बॉन्डिंग है उन सबको दिखा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज में बाजारवाद हावी करना, या जैसे मैंने बोला भूखवाद डालना जरूरी है। क्योंकि हम आज भी, हमारा जो सोच है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर आप मूवमेंट की बात करें, जैसे अविनाश जी बोल रहे थे कि फिल्मों का कितना असर होता है, मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो रंग दे बसंत की फिल्म आई थी। और मुझे शायद ये ध्यान आ रहा है कि पहली बार वो कैंडल मार्च वाले जो एक मूवमेंट था उस फिल्म से आया था। लोगों पे इतना असर हुआ कि आज भी प्रोटेस्ट और मौसम में जब आप देखते हैं तो वो रंग दे बसंती का असर दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि समाज में और सिनेमा का जो असर है वो कम हुआ है, या उसको इस तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है जिसपे जो इंसानी असर है या हम लोग के ऊपर उसका पॉजिटिव असर पड़ सके। अविनाश जी, एक इन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही कि जो जिस तरह का सिनेमा हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें साफ सुथरापन हो प्रेम को लेकर के, वो आज भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, की तरफ देखते हैं, तो हमको लव स्टोरीज के बजाय लस्ट स्टोरीज ज्यादा दिखती हैं। और लस्ट स्टोरीज के नाम से इनफैक्ट एक सीरीज बनी भी थी और बहुत पॉपुलर हुई थी। तो लोग कहीं ना कहीं, इसका मतलब है उसका, उस तरह के कंटेंट का बाजार भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और भले ही वो, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि चूंकि आज के दर्शक को, आज के युवा को ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं तकनीक की वजह से, तो शायद इसलिए भी उसको ध्यान में रख करके जिस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लव को लस्ट में बदलने, या लव को लस्ट के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ बाजार का मामला है, या कहीं ना कहीं समाज में? क्योंकि अब हम जो देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पहले था कि भाई आप एक परिवार में रहते थे और उस परिवार का दबाव होता था। हिंदी सिनेमा में लव स्टोरी जो बनती थी वो उसका एक हमेशा वो एक बैकड्रॉप में होती थी। लव स्टोरी अपने आप में एक सब प्लॉट होता था, उसका फिल्म का पूरा प्लॉट कुछ और होता था। चाहे कोई भी आप फिल्म उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मतलब वर्ग संघर्ष दिखेगा, जातीय संघर्ष दिखेगा और वो सारी बातें दिखेंगी। लेकिन चाहे वो आवारा देखिए, चाहे उस तरह की कोई भी फिल्म देख लीजिए, चाहे दीदार देख लीजिए, कोई उस तरह उस दौर की तमाम फिल्में देखिए, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल कन्फ्लिक्ट दिखता है, या कहीं एक सोशल वैल्यूज दिखती हैं जिनके बैकड्रॉप में कोई लव स्टोरी चल रही होती है। लेकिन आज जो है, चूंकि हमारे परिवार विखंडित हो गए हैं, आज हम मतलब कहना चाहिए कि सामूहिक परिवारों में नहीं रह रहे हैं, आज हम संयुक्त परिवारों में नहीं रह रहे हैं, लड़के लड़कियां अलग अपने शहरों में रह रहे हैं, और माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल पहले क्या होता था कि भाई आपको डर, पहले की फिल्मों में आप दिखाते थे कि भाई चाहे बॉबी ही क्यों ना ले लीजिए, उसमें अल्टीमेटली उसमें दिखाते हैं कि भाई पेरेंट्स का एक हद तक डर रहता है, और उस डर की जब सीमा पार हो जाती तब वो नायक नायिका रिबेल, मतलब वो रिवोल्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी वो रिवोल्ट की स्थितियां समाप्त हो गई, क्योंकि सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो देखा जाए तो कहीं कोई उस तरह का वो इंटेंसिटी नहीं है। और जो एक, जिसको हम लोग प्रेम में जो रोमांच मानते थे कि भाई आपके अंदर
एक दूसरे को जानने, लगातार कुछ ना कुछ एक दूसरे के बीच में थोड़ी पर्दादारी थी, जो रहस्य रहता था, जो एक जीना जीना पर्दा रहता था, जो आप धीरे धीरे जानते थे। और अब वो पर्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है। जैसा कि अभी आप ही ने बताया कि हाँ भाई, वो पहली मुलाकात में मिलते हैं फिल्म में, और वो ऐ दिल है मुश्किल, और वहाँ कहानी जो है वो शरीर से शुरू होती है, और फिर वो पूरा एक भटकाव जो है पूरी फिल्म में दिखता रहता है, चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है, क्या वो हमें इस तरह के कंटेंट की तरफ ले जा रही है? मैं ये थोड़ा इस पर आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दो तीन अच्छी बातें आपने कही। एक तो किस तरीके से परिवार का विघटन हुआ है, और उस विघटन का सिनेमा इंडस्ट्री ने किस तरीके से, मैं कहूंगा, उसको एक्सप्लॉइट किया है, एक ये बात है। दूसरे, ओटीटी के आने के बाद किस तरीके से कंटेंट चेंज हुआ है और उसकी वजह क्या है, मैं दो तीन चीजें इस पे चर्चा करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि पहले का जो सिनेमा था वो कहीं पारिवारिक दबाव के बीच में था। उसकी वजह ये थी क्योंकि पब्लिक स्क्रीनिंग हुआ करती थी। हम थिएटर में जाते थे, थिएटर में ज्यादातर परिवार जाया करते थे। कम से कम 80 के आखिरी साल तक ये लगभग था कि जो सिनेमा हुआ करता था उसमें पूरा परिवार जाता था और देखता था। उसको हम पारिवारिक फिल्में कहते थे। तो उसमें थोड़ी बहुत अगर हिंसा भी होती तो भी वो पारिवारिक फिल्में ही हुआ करती थी। उसके बाद चीजें चेंज हुई, और फिर अब जब जब से ओटीटी आया, ओटीटी ने क्या किया कि आपको किसी पब्लिक व्यूइंग की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक चेंज का एक फोन है जिसमें आप अपने अकेले कमरे में बैठकर उस पूरे कंटेंट को देखते हैं। तो आपके पास किसी तरह का सामाजिक दबाव नहीं है कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, उस कंटेंट में क्या है, वो आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या आपको कहीं किसी किस्म का एक झिझक महसूस हो रही है कि मेरे साथ कोई और भी देख रहा है, तो आप उसके साथ नजर मिला पाएंगे कि नहीं नजर मिला पाएंगे। तो ओटीटी ने आपको अलूफ कर दिया। आप जब तक एक पहले सार्वजनिक दर्शक थे, जहां पे 400-500 लोग एक साथ आपके साथ देखते थे, आप उसका हिस्सा हुआ करते थे। अब आप 500 लोगों का हिस्सा नहीं होते हैं, आप एक कमरे में अकेले अकेले दर्शक होते हैं और आपके सामने वो कंटेंट होता है, तो सीधे आप उसके साथ जुड़ते हैं और कोई झिझक नहीं रहती। तो एक तो ये इसका फर्क हुआ। दूसरा, फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा, दो चीजें होती हैं। एक होती है क्रिएटिव लिबर्टी और दूसरी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बीच में आपको संतुलन साधना होता है। हम सिर्फ ये सोचकर कि हमारे पास एक बड़ा महत्वपूर्ण टूल है और इसको हम बाजार के किसी भी प्रोडक्ट की तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे हम मार्केट में आलू प्याज बेचते हैं, जैसे हम कार बेचते हैं, वैसे ही कि हम सिनेमा को एज एन प्रोडक्ट की तरीके से बेच सकते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत सोच है। क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट है, इसका बड़ा असर है, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना सिनेमा पेश करना चाहिए। क्रिएटिव लिबर्टी आप लें, हर दौर में हुई। आपने शुरुआत में बात की कि पहले जमाने में एक सोशल स्ट्रगल हुआ करता था, एक क्लास स्ट्रगल हुआ करता था। आप 50 की जितनी भी दशक की फिल्में देखेंगे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ करता था। नेहरू का समाजवाद उस टाइम पे आया हुआ था। राज कपूर की जितनी भी आप फिल्में देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो सोशल और क्लास स्ट्रगल आपको दिखाएगा। चाहे वो आवारा फिल्म हो, जागते रहो, जितनी भी फिल्में हैं उनमें वो स्ट्रगल दिखाई देगा। और उसमें नेपथ्य में कहीं आपका रोमांस हुआ करता था। 60s के दशक में जो फिल्में आनी शुरू की, तब तक इंडिया थोड़ा सेटल हो चुका था, देश कहीं ना कहीं एक सेटल हो चुका था। तो प्रेम प्रस्फुटित होने लगा, फिर प्रेम मुख्य धारा में आने लगा, सोशल रेफरेंस में चीजें आने लगी। 70 के दशक में जब अमिताभ का प्रादुर्भाव हुआ, उस टाइम पे आक्रोश भर गया, क्योंकि लोगों के अंदर काम नहीं था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, काम चीजें नहीं मिल पा रही थी, तो वो आक्रोश झलकने लगा। 80 के दशक में नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई। 90 ने वापस, और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राशि प्रोडक्शन की है। मैं तो साधुवाद दूंगा आशीष जी को भी और बड़जात्या साहब को, राशि प्रोडक्शन को, कि 90 के दशक ने पूरे सिनेमा परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। जो परिवार टूट गए थे, जो सिनेमा थिएटर में नहीं जाते थे, उनको वापस लेकर आए। हम आपके कौन ने एक ऐसे माइलस्टोन सिनेमा की तरीके से काम किया जिसने परिवारों को वापस सिनेमा में खींच के लाया, और उस परंपरा को इस बाजारवाद में, जहां पर प्रोडक्ट की तरीके से चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। वो अपने उद्देश्य से डिगे नहीं। हजार तरह के दबाव पड़ते, लोगों ने कहा कि नहीं साहब आजकल तो ये बिकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं बिकता, जो हम चाहते हैं हम उसको बेच सकते हैं मार्केट में, अगर हमारे कंटेंट को हम सही तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत सारे फिल्म मेकर ये बहाना बनाते हैं, साहब आज ये देखने वाला कौन है, आज रियलिटी में रोमांस कौन देखने वाला है, तो उनको राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में देखनी चाहिए कि नहीं, अच्छा कंटेंट अगर है आज भी हम वहां पे जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान रखें, इस बहाने से काम नहीं चलेगा साहब कि ऐसा कोई देखते नहीं है, क्योंकि हम जनमानस में कॉन्सेंसस हम पैदा करते हैं, एक फिल्म मेकर पैदा करता है, और वो अगर सही सिनेमा प्रस्तुत करेगा तो समाज भी कहीं सही तरफ जाएगा। उसको रोमांस का जो सही परिप्रेक्ष्य है वो पता चलेगा, उसको इश्क का जो रूहानी पक्ष है वो पता चलेगा। और हम देखिए, कयामत से कयामत तक की फिल्म देखिए, 80s लास्ट में फिल्म आई है, आप दुखांत की बात कर रहे थे,
वो सारी चीजें उसमें उस तरीके से थी। प्रेम का वो इनोसेंस उसके अंदर था, वो दुखांत था। और जितनी भी हमारे, अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं, जितनी भी बड़ी प्रेम कहानियां हुई हैं, चाहे वो हीर रांझा हो, चाहे रोमियो जूलियट रहा हो, या शशि पूर्णिया, जितनी भी कहानियां, सब में दुखांत रहा है। तो दुखांत के साथ ये भी कहा जाता है कि जो असली इश्क होता है वो कामयाब नहीं होता है, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आप दैहिक स्तर पे आ जाते हैं, आप शादी कर लेते हैं, फिर आप कहीं, आपके बीच में एक दैहिक रिलेशन बन जाता है। एक जो रूहानी इश्क होता है उसमें शरीर शामिल नहीं हो पाता, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन उस तरीके की भी फिल्में हम बना सकते हैं, उस तरीके से रोमांस को हम प्रस्फुटित होते हुए दिखा सकते हैं, और उसका भी एक बाजार है। हम ओटीटी की बात कर रहे थे, आपके पास बंदिश, ये बैंडिट बंदिश जैसा एक कंटेंट है जिसमें हमने म्यूजिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया, और उसकी भी बहुत जबरदस्त लोगों ने पसंद किया है। तो सिर्फ हम ये इल्जाम नहीं दे सकते कि साहब हम ऐसा ओटीटी पे कंटेंट लाना चाहते हैं और ऐसा ही लोग देखना चाहते हैं, ये गलत है। अच्छा कंटेंट अगर आप ओटीटी पे भी लाएंगे, उसके भी प्रशंसक हैं, और हमारी भूमिका समाज को बेहतर करने की होनी चाहिए। समाज क्या चाहता है इस आड़ में हम बहुत सारी चीजें, हमें वो नहीं करनी चाहिए जो समाज को कहीं किसी और दिशा में लेके जाती है। जी आशीष, आप से मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छी बात अविनाश जी ने कही, वो हीर रांझा और सोनी मेवाल इन जैसी फिल्मों का जिक्र कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप राशि से जुड़े हुए हैं और आपके बैनर ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और अपनी बनाई फिल्मों को कहना चाहिए कि री इन्वेंट किया है नए जमाने के हिसाब से पुरानी फिल्मों को। तो क्या आज के दौर में उस तरह की इंटेंस लव स्टोरी बनाना संभव है, जैसी कि मुगले आजम बनाई गई थी या बाजीराव मस्तानी आज के जमाने में बनी है? लेकिन क्या जो हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी मेवाल की कहानियां हैं, उनका आज के दौर में कोई रेलेवेंस है आज के दौर के ऑडियंस के लिए, या उसको हम सिर्फ एक पीरियड सिनेमा के दायरे में ही देख सकते हैं? मतलब हम उससे रिलेट नहीं करते, लेकिन हाँ वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है या एक फैंटेसी का हिस्सा है, इसलिए हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मुगले आजम को हमने उस दौर में किया और आज भी करते हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो पद्मावत है या बाजीराव मस्तानी है, इस तरह की जो फिल्में जिनको हम पीरियड ड्रामा कहते हैं, तो उस क्या पीरियड ड्रामा के दायरे के बाहर उस तरह की कोई इंटेंस लव स्टोरी बनाना संभव है? बिल्कुल है सर। और क्योंकि जैसे अविनाश जी बता रहे थे, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकर अपनी जिम्मेदारी समझे और उसके अनुरूप वो फिल्म बनाए, अपने कोर को न छोड़े, तो मुझे नहीं लगता कि वैसी चीज वो नहीं बना सकता। अब जैसे कि ओटीटी की बात हो रही है, स्लैम 92 भी आया है, पंचायत जैसी वेब सीरीज भी आई है, और अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाके देखें तो इट्स माय फैमिली के नाम से कोई एक वेब सीरीज है, आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। जहां तक रोमांस की बात है, आप पंचायत में देखेंगे तो उसमें एक गांव की कहानी है, लेकिन उसमें भी रोमांस आपको दिखाई देगा। और बहुत ही, जैसे कि हम बचपन में देखते थे या 90s की फिल्मों में देखते थे, वो एक अलग ही उसका जो आनंद था उस रोमांस का, वो आज भी दिखाई देते हैं और उसको हम फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमारे दुनिया के बाहर की कोई चीज है। तो सर मेरा कहना ये है कि अगर किसी की नीयत अच्छी हो, ईमानदारी से अगर फिल्म बना रहा हो या कोई भी कंटेंट बनाना चाह रहा हो, तो आज भी वैसी चीजें वो बना सकता है। सबसे पहली बात तो मुझे ये जो आजकल का कंटेंट है उसमें दो तीन चीज दिखाई देती है। एक तो मुझे एक साजिश कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रही है कि बाहर के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो घुसने के लिए एक तरीके का साजिश रहते हैं। वो किस तरीके से एक इंडियन यूथ है उसको क्रिएट करें, सेमी पॉर्न फिल्म टाइप की चीजें दिखा के, इरोटिक कंटेंट दिखा के, क्योंकि सेक्स को लेकर हम इतने अभी शायद उतने खुले हुए नहीं है, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो उस चीज को लेकर वो बाजारवाद हावी करना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं ऑल्ट बालाजी का, उसके लगभग 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, 300 रुपए उसका सालाना वो एक फीस है। तो लगभग आप समझिए कि कितना पैसा एक प्लेटफॉर्म बना रहा है। वैसे कितने ही अब नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो सिर्फ इरोटिक कंटेंट बेच रहे हैं। तो एक तरफ जहां पर हमारे पास सिर्फ ये इस तरीके के कंटेंट बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि आपने बताया पद्मावत है, बाजीराव मस्तानी है, और जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो इश्क है, ये जो रोमांस है, वो किसी और दुनिया का है। अगर वैसा होता तो शायद ये फिल्में 200-300 करोड़ या 400 करोड़ रुपए का व्यापार नहीं कर पाती।
और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इवन बड़े स्टार्स भी हैं, जैसे सलमान खान की बात करूं तो आज तक उन्होंने ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और लोग उसको इतना पसंद करते हैं। अगर वो चीज नहीं रहती तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी का यूथ जो है या समाज जो बदल रहा है, और समाज के बदलते हिसाब के अकॉर्डिंग कंटेंट बनना चाहिए, तो फिर शायद ऐसे स्टार तो आजकल के जमाने में होने नहीं चाहिए, या ऐसी फिल्में नहीं होनी चाहिए जैसी वो फिल्में बना रहे हैं। अविनाश जी, आप इस बात से सहमत हैं? आप जो आशीष कह रहे हैं? कुछ हद तक मैं सहमत हूँ। मुझे लगता है जैसे इश्क जो है वो कच्चे से पकने की प्रक्रिया है, और सिनेमा में पहले 70 के दशक तक इसको बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। अब इसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। अब एक जो पूरा प्रोसेस होता है इश्क का, उसको उस तरीके से नहीं, एक पका पकाया इश्क है जिसमें आप किसी को देखते हैं, एक शाम किसी पार्टी में मिलते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, जिसको हम इन्फैचुएशन ज्यादा कहते हैं, इश्क नहीं कहते, और उसके बाद तुरंत आप उसको फिजिकल लेवल पे ले जाते हैं, और रिलेशनशिप आप वहां से आपका शुरू होता है या खत्म हो जाता है, ये कहानी का अलग अलग हिस्सा हो सकता है। तो हमने एक सिनेमा के माध्यम से युवाओं को ये बताया कि हमारा जो टेक है इश्क पे, वो हमारा टेक ये है, और 90% फिल्म मेकर इसको इसी टेक के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो युवा है उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसको लगता है कि ठीक है, हम किसी पार्टी में मिलेंगे, कोई हमें अच्छा लगेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके साथ हमारे पास क्लोज जाने की एक गुंजाइश है। तो जो आपके सोशल नॉर्म्स थे, जो आपके मॉरल नॉर्म्स थे, वो वहां पे टूटने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता, क्रिएटिव लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारी चीजें करिए, हर सिनेमा को अपने आप को रिफाइन करने की आवश्यकता है, समाज के बदलते स्वरूप के हिसाब से अपने आप को रिफाइन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक बेसिक इमोशन ह्यूमन का है उसको आप बिल्कुल यू टर्न दे दें। बेसिक इमोशन हमारा क्या होता है? हमको इश्क होता है, जो प्रोसेस है, जो ऐसा नहीं होता आपको एक बार में कोई अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको उसके साथ कच्चे से पकते हैं, उसमें धीरे धीरे किसको देखते हुए आपको अच्छा लगता है, फिर उससे आप बात करते हैं, फिर वो आपको अच्छा लगता है, फिर उसको आप जानते हैं, फिर वो आपको अच्छा लगता है, और फिर उसको आप मानते हैं, फिर वो आपका इश्क हो जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम वो एकदम ये, क्योंकि जिंदगी को हमने मैगी बना दिया है जिसमें हर चीज 2 मिनट में हो रही है। तो वो जो 2 मिनट की चीजें हो रही हैं, उसने कहीं ना कहीं हमारे प्रदर्शन को, इश्क के प्रदर्शन को बहुत हद तक चेंज कर दिया है। तो लिबर्टी लीजिए, लेकिन बुनियाद मत तोड़िए। एक इंसान की जो बुनियाद है, उसकी जो पहचान है, और खासतौर से अगर हम भारतीय समाज के बुनियाद की बात करें, उसको यू टर्न मत दीजिए। बाकी सारी चीजों में आप सारी लिबर्टी इस्तेमाल करिए, और उसका भी अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकता है, लिबर्टी के भी अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जो हमने 30 से लेकर और 70 के दशक में बहुत एक्सपेरिमेंटल सिनेमा हमने बनाया है, लेकिन उसमें भी कहीं हमने उसकी एक मौलिकता और उसकी एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सस्टेन रखते हुए किया। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, और आपने मैगी का की उपमा जो दी है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जमाना आजकल इतना फास्ट है कि सब कुछ सबको बहुत कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। आप देखिए, जो लोग पढ़ते हैं उनको जल्दी जल्दी अपने, मतलब उनको अच्छे अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे, क्योंकि इतना कंपटीशन है जमाने में, सबकी उम्मीदें हैं कि भाई आप हमेशा टॉप करिए, आप आगे रहिए, दौड़ में आगे रहिए, फिर जल्दी से आपकी नौकरी लग जाए, नौकरी में आपकी तरक्की जल्दी हो जाए, फिर आप लाइफ में सेटल हो जाएं, और वो फटाफट सेटल हो जाएं, फटाफट आप बॉस बन जाएं, फटाफट आप जो है तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। तो ये सबको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। तो उसमें प्रेम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें उसमें जो इत्मीनान चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, या रिश्ते को एक पकने के लिए जो समय देना चाहिए, वो शायद समय नहीं है। इसीलिए आपने जो बात की थी वो ब्रेकअप पार्टी को सेलिब्रेट करने वाली बात, क्योंकि कमिटमेंट से हम भागते हैं। कमिटमेंट से जब जैसे हमको छुटकारा मिलता है किसी रिश्ते से, हम कहते हैं चलो अच्छा हुआ, मतलब हमारे लिए कोई दूसरा कहीं ना कहीं हमको मिल ही जाएगा, somebody must be waiting in the wings जिसको कहते हैं। तो वो तो चल रहा है, लेकिन ये तो समाज का एक जो कहना चाहिए कि चेहरा बदला है कहीं ना कहीं। सिनेमा, मुझे लगता है सिनेमा इतना कल्पनाशील नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई नया समाज कर रहा हो, बल्कि मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो समाज आया है, चाहे वो तकनीक की वजह से आया, जैसे कि आशीष जी ने भी कहा था कि वो एक मोबाइल लेकर के आदमी बैठा हुआ है कमरे में, अब वो ओटीटी कंटेंट देख रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, परिवार का नियंत्रण नहीं है, उसके निजी मतलब लोगों
का नियंत्रण नहीं, पति का पत्नी पर नहीं है, पत्नी का पति पर नहीं है, पिता का बच्चे पर नहीं है। वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आपकी सोच को और आपकी कल्पनाशीलता को, चीज को प्रभावित कर रही है। अब जाहिर बात है तकनीक का पहिया तो उल्टा घूम नहीं सकता है, वो तो आ गई है, और अब ज्यादा से ज्यादा और रिफाइन होती जाएगी, उसमें आपको और नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो फिल्म निर्माता हो, निर्देशक हो, या फिल्म लेखक हो, आप लोगों जैसे क्रिएटिव लोग हो, उनको कहीं ना कहीं ये पैमाने नए गढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिनेमा जीवन को गढ़ता है दरअसल वही सिनेमा सर्वश्रेष्ठ है, वही सिनेमा अच्छा है, ये हम मानते हैं। और न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन जो है वो इसी उद्देश्य के साथ इस तरह की चर्चाओं को आगे बढ़ा रहा है कि हम ये मानते हैं कि जो सिनेमा आपको एक अच्छा संवेदनशील इंसान बनाए, अच्छा संवेदनशील मनुष्य बनाए, वो कहीं ना कहीं अच्छा सिनेमा है। तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगा कि किस तरह की कहानियां, मतलब जो प्रेम कहानियां हमने अब तक देखी हैं, या जो जिन प्रेम कहानियों के कहना चाहिए कि बेंचमार्क्स हमने देखे हैं, चाहे वो 40s की हो, 50s की हो, हम सब कहीं ना कहीं उनके नाम ले चुके हैं। बॉबी का नाम हमने लिया, उसके बाद कयामत से कयामत तक का नाम लिया, मैंने प्यार किया का भी नाम ले लिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे लास्ट बेंचमार्क सेट किया था, और जो इसीलिए 25 साल तक चली भी, एक लंबा उसने एक दौर देखा। वो आज की तारीख में आपको ऐसी कौन सी मतलब किस तरह की कहानी लगती है, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। और साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा, एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि बहुत समय हुआ हमने कोई मतलब पेयर नहीं देखा जिसको हम रोमांटिक पेयर बोलते हैं फिल्मी भाषा में। तो जैसे शाहरुख खान का जो एक पेयर है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ही मुझे याद आया, या आमिर खान जूही चावला का, या उससे भी पहले चले जाएं तो अमिताभ रेखा, धर्मेंद्र मालिनी, राजेश खन्ना मुमताज, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, या दिलीप कुमार नरगिस, या राज कपूर नरगिस, है ना, या दिलीप कुमार वहीदा रहमान और वैजंती माला, इस तरह के जो पेयर, तो वो पेयर हमें नहीं अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले कम से कम 10-15 सालों में फिल्में जरूर आई हैं, और रणबीर कपूर का चेहरा बार बार आता है जब हम रोमांटिक फिल्मों की याद करते हैं। आपने ऐ दिल है मुश्किल का नाम लिया, उसके अलावा मतलब जो कुछ रोमांटिक फिल्में चर्चा के लायक समझी जाएंगी, उनमें सबसे ज्यादा रणबीर कपूर की फिल्में होंगी इत्तेफाक से, चाहे आप तमाशा ले लीजिए, चाहे वो ऐ दिल है मुश्किल का हमने जिक्र किया, रॉकस्टार ले लीजिए, बचना है हसीनों, ये जवानी है दीवानी, तो इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं, तो वो आपको क्या लगता है वो किस तरह की कहानी हो, और कौन ऐसे स्टार्स होते हैं जिनको लेकर के हम इस तरह की कहानियां बुन सकते हैं? आशीष जी, आप शुरू करें। पेयर की बात करें तो सर रणवीर दीपिका का जो पेयर है, और क्योंकि आपने इसके पहले बाजीराव मस्तानी का जिक्र किया था और लोगों ने बहुत पसंद किया, और मुझे लगता है कि जब भी साथ आए हैं, वो रामलीला की बात हो या फिर जितनी भी फिल्मों में ये साथ आए, तो इनका पेयर काफी अच्छा निकल कर आता है। और आपने जैसे रणवीर का नाम लिया, वाकई रोमांटिक जो एक फेस है बॉलीवुड में इस समय, उनका वो सबसे ऐप्ट चेहरा दिखाई देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो फिल्मकार है, जो फिल्म मेकर है, उनके हिसाब की स्टोरीज लेकर आए। जैसे रॉकस्टार हमारी थी, रणवीर को लेकर उन्होंने जो फिल्म बनाई, तो जैसे आप बोल रहे थे यूथ के हिसाब से एक फिल्म थी, इतने गाने लोगों को लगा कि इतने गानों के साथ एक फिल्म कैसे बना रहे हैं, और आज की थोड़ी कहानी थी। लेकिन इतिहास वहां से थोड़े आप देखेंगे कि भटकने से लगे। आखिरी जो उनकी फिल्म आई लव आजकल 2, उसमें जो उसकी कहानी थी वो यूथ को भी नहीं कनेक्ट कर पाई। मैं खुद गया था प्रेस शो में, और मेरे साथ मेरी उम्र और मेरे से कम उम्र के लोग देख रहे थे, लेकिन उनको भी कनेक्ट नहीं कर पाई। तो मुझे ये समझना, मैं चाहूंगा आप लोग से भी इसके बारे में जानना चाहूंगा कि जो फिल्म मेकर है उनको शायद मौलिक कहानी की कमी सी हो रही है, और वो जो कहानी लेके आ रहे हैं वो पता नहीं किस समाज की या कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाया। जैसे कि अविनाश जी बता रहे थे, वो मैगी वाला सिस्टम, इंस्टेंट जो लव वाला सिस्टम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ यूथ ऐसा नहीं है, उनको भी उस रोमांस में वो होले होले जो प्यार होता है, उन सब चीजों में अभी भी उसकी खुशबू में प्यार आता है। तो कहानियों की शायद कमी है,
जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ओटीटी में भी पंचायत से लेके स्कैम नाइटों से लेके बहुत सारी ऐसी कहानी है जो आपको अपने समाज, अपने बीच में मिल जाएंगी, और उसमें गालियों की जरूरत नहीं है, उसमें एरोटिक सीन की जरूरत नहीं है, और वो अभी भी रेलेवेंट लगते हैं। तो बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं और लोग बना रहे हैं, और आप देखिए आगे भी बनती रहेंगी। वो जो हमारे समाज का जो ढांचा है, जो हमारा कोर है, वो खत्म नहीं होने वाला। चाहे ऐसे कितने भी फिल्म मेकर्स आए, कितने कंटेंट आए, लेकिन जो हमारा कोर है और जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है, हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, वो हमारा जो कंटेंट है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो आपको हमेशा दिखता रहेगा। जी अविनाश, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आशीष जी से सहमत हूँ। मैं इसको इस तरीके से भी डिफाइन करता हूँ कि अगर आप देखिए आज भी जितने भी म्यूजिकल शो होते हैं, जब भी हम उनके रोमांस को प्रदर्शित करने की बात करते हैं गानों के माध्यम से, 70s के, 80s के, 60s के गाने गाए जाते हैं जो रोमांस को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते थे। वो आपके कोर में है, वो आपकी मूल भावना में है, तो वो सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित होता है। और जो 2 मिनट में सारी बातें जल्दी जल्दी हम पहुंचने की एक बात करते हैं, तो ये बबल है। मुझे लगता है जो किसी भी चीज का एक बबल आता है और वो ब्लास्ट करता है, और वो बहुत सीमित समय तक होता है, चाहे वो शोहरत का हो। और बशीर बल साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि ये जो अचानक आपको सफलता मिली है, अचानक आपको प्यार मिला है, अचानक आपको तरक्की मिली है, जल्दी जल्दी में जो सारी चीजें हुई हैं, वो सस्टेन बहुत लंबे टाइम तक नहीं करती हैं। जब आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर मोहब्बत करते हैं, सीढ़ी चढ़कर जब आप तरक्की करते हैं, सीढ़ी चढ़कर जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें नीचे गिरने की झटके में गुंजाइश बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है जिंदगी के हर हिस्से में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप हौले हौले लाइफ में आगे बढ़ें, हौले हौले चीजों को आप जो है वो करें, पकाते हुए चीजों को करें। आपका कैरियर हो, आपकी जिंदगी हो और आपकी मोहब्बत हो, वो सस्टेन करेगी, उसकी बुनियाद मजबूत होगी। और अगर आपकी बुनियाद मजबूत है तो आपकी इमारत गिरेगी नहीं, अदरवाइज फिर वो चीज 2 दिन के अंदर धराशायी हो जाएगी। जी चलिए, इस आशावादी मतलब दृष्टिकोण के साथ हम अपनी बातचीत को यहाँ फिलहाल विराम देते हैं। हम ये विषय ऐसा है जिस पर हम बार बार चर्चा कर सकते हैं और बार बार चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी रुचियों से भी है। और जैसा मैंने कहा कि जो सिनेमा आपके समाज को गढ़ता हो या आपके जीवन को गढ़ता हो, अगर उस अच्छे सिनेमा के हम प्रशंसक हैं, उसी की हम इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमको लगातार एक माहौल बनाने का, एक बातचीत करने का, उसके बारे में कोशिश करते रहना चाहिए। आप दोनों ने इस चर्चा को बहुत सार्थक बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन, हमने इसीलिए ये मंच शुरू किया है कि ताकि हम एक ऐसे सिनेमा के बारे में चर्चा करें, ऐसी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करें जो कहीं ना कहीं आपको मनोरंजन देने के साथ साथ एक संवेदनशील, एक ज्यादा जागरूक, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाए, ताकि आप अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने माहौल को बेहतर कर सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी और आशीष जी। थैंक यू। नमस्कार।